हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. तो हमने पढ़ा है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे कि लैंड, वाटर एंड एयर्स ये एलिमेंट प्रेजेंट है जो हमारी ह्यूमन लाइफ के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. इसके बिना हम यहाँ पे नहीं रह सकते, किसी भी प्लैनेट पे नहीं रह सकते. लेकिन अर्थ ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ प्रेजेंट हैं जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. तो सरफेस जो होता है अर्थ का वो ऐसा जोन है जहाँ पे थ्री मेन कंपोनेंट लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जो मिलकर बनाते हैं बायोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. तो जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का या लैंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं लिथोस्फेयर. द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. जो गैसियस लेयर्स जो अर्थ को ऊपर सराउंड करती है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. और ये जो गैसियस लेयर है उसमें बहुत तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी हो सकती हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. जितना भी हमारे अर्थ का एरिया वाटर से कवर है वो सारा एरिया किस पार्ट में आता है? हाइड्रोस्फेयर. द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. जो हाइड्रोस्फेयर हमने कंपोनेंट बोला तो इसमें तीनों फॉर्म आइस की, वाटर की इंक्लूड है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है या उसे कहते हैं जब जहाँ पे हमारी ह्यूमन लाइफ या कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम तीनों कंपोनेंट को पढ़ेंगे बायोस्फीयर के. सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. तो जितना लैंड पोर्शन है अर्थ का वो लिथोस्फीयर कहलाता है. अगर लैंड नहीं होगी तो हम ह्यूमंस कहाँ रहेंगे? ना हम पूरा एयर में रह सकते हैं ना वाटर में रह सकते हैं. तो लैंड तो मेन पार्ट है अर्थ का. और जो हमारे लैंड, धरती में जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट देती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं, जो हमें फूड के लिए हम जिसे फूड की तरह कंज्यूम भी करते हैं. तो जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, तीनों ही कंपोनेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं और जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं. देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. तो अगर हम अर्थ के पूरे सरफेस की बात करें, पूरी धरती की बात करें तो उसके दो मेन डिवीजन है, दो पार्ट है. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स. जितना भी लैंड पार्ट है, जितना भी सॉलिड पोर्शन है, जहाँ पे भी लैंड है, पूरी अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें जितना भी लैंड पार्ट है वो सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, कॉन्टिनेंट्स. और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो ओशियन बॉडीज हैं, समुद्र हैं. ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. सारे ओशियन जो हमारे वर्ल्ड के हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0. तो सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह सेम है. जितने ओशन बेसिन्स है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है और जो उसका लेवल है वो सेम है. इसलिए जब भी हम अर्थ के लिए कुछ भी मेजर करते हैं या माउंटेन्स या अर्थ में हाइट, लैंड पे हाइट मेजर करते हैं तो वो सी लेवल से मेजर करते हैं. सी लेवल को हमने क्या लिया है? 0 से फिर हम अर्थ में किसी भी पार्ट की, सॉलिड पार्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आप इस वर्ल्ड मैप फिगर में देख सकते हैं जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं
ये सब लैंड पार्ट है और जितना ब्लू पार्ट है ये सब वाटर बॉडीज है और ये सब ओशन जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से कितना मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट की? 8,848। The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? तो सी में इतनी गहराई है। मारियाना ट्रेंच जो है एक समुद्र पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली एक समुद्र के अंदर खाई है, इतनी गहरी खाई जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो डेप्थ है सी की वो कितनी है, जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। कॉन्टिनेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स, जो कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड मास है सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। तो जो भी ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं वाटर बॉडीज ओशियंस के द्वारा। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, अगर आपने चैप्टर में पढ़ा हो ग्लोब वाले में, तो हमने पढ़ा था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादातर हमारे लैंड मास जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड मास है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के नाते 1/3 एरिया पूरा अर्थ का कवर करता है लैंड एरिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की साइड हमारा कॉन्टिनेंट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से भी पास होता है, हमारे 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो यूरल माउंटेन जो होते हैं वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। टुगेदर यूरोप और एशिया को मिला के इन दोनों का लैंड मास, इसे हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से यूरोप जो बहुत ही स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, वेस्ट साइड में एशिया की ये कॉन्टिनेंट है। द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट। It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. तो आर्कटिक सर्किल जो है यूरोप से पास होता है। तो हमने पढ़ा था जो आर्कटिक सर्किल है वो वहाँ पे कितना फ्रिजिड जोन आ जाता है और वहाँ पे कितनी ठंड है। तो इसलिए यूरोप जो है हमारा कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी ये कोल्ड रीजन्स में से एक है। यहाँ पे भी काफ़ी कोल्डेस्ट ये रीजन है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया के बाद। फर्स्ट नंबर पे लैंड मास के 1/3 एरिया जो कवर करता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका। अगर हम साइज की बात करें, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारा इक्वेटर है वो पूरा कॉन्टिनेंट के बीच में से होकर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में से होकर इक्वेटर लाइन जाती है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere, और जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। Look at the figure, you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. तो तीनों ही, मतलब ये एक ऐसा केवल ऐसा सिंगल कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइन जाती हैं। तो फ्रेंड फिगर में अगर आप देखें तो एशिया और यूरोप अगर हम इसका कंबाइन करें तो ये पूरा यूरेशिया कहलाता है, और ये यहाँ पे सेपरेटेड है यूरल माउंटेन्स के द्वारा। और यूरोप जो है हमारा कोल्ड रीजन में आ रहा है, और यहाँ से आर्कटिक सर्किल भी पास हो रहा है, और यहाँ पे आर्कटिक ओशन भी आ रहा है और मेडिटेरेनियन सी भी आ रहा है।
और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो हम देख सकते हैं एशिया से ये दूसरे नंबर पे साइज़ में आता है और यहाँ पे सहारा डेजर्ट और इक्वेटर की लाइन इसके बिल्कुल बीच में से जा रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों लाइंस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, केवल ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो जो हमारा अफ्रीका है ये काफ़ी हीट यहाँ पे आती है और यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी है। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। यहाँ पे काफ़ी हीट रिसीव करता है अफ्रीका अपने लोकेशन की वजह से। इक्वेटर पे हमने पहले ही पढ़ा था, तो सहारा डेजर्ट भी यहाँ पे है। इज लोकेटेड इन अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस एंड सीज, और कॉन्टिनेंट के चारों तरफ सीज हैं। Look at the world map, you will notice that the world longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, जो कि वो भी अफ्रीका में है और अफ्रीका में फ्लो करता है, अफ्रीका से फ्लो करता है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट है, यानी कि थर्ड नंबर पर आता है साइज में। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? तो फ्रेंड देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसे Isthmus of Panama बोलते हैं, और यहाँ पे कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन को ये स्ट्रिप जो है लैंड की, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये सेपरेट कर रही है। तो नॉर्थ अमेरिका जो ये नॉर्थ रीजन में आ रहा है और साउथ अमेरिका से कहते हैं ये साउथ में आ रहा है। इक्वेटर से आप देख सकते हैं ये रीजन जो है हमारा साउथ में है, ये ऊपर नॉर्थ में है, राइट। और यहाँ पे ये वेस्ट रीजन है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ आ रहे हैं, वेस्ट में आ रहे हैं, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द southern hemisphere, which 2 oceans surround it on the east and the west. The Andes, world's longest mountain range, runs through its land from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंड्स, वो भी साउथ अमेरिका में है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल है जो नॉर्थ अमेरिका में है, सॉरी अफ्रीका में है। तो जो नाइल है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जो अफ्रीका में है, लेकिन जो लार्जेस्ट है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट अगर बात करें तो वो कौन सा है, अमेजोन, जो कि साउथ अमेरिका में है। और लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो एंड्स है वो भी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. It is surrounded on all sides by the ocean and seas. It is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से ही हमें पता है आइलैंड वो मास होता है, लैंड मास होता है, जहाँ पे जो चारों तरफ से ओशियन से, सी से सराउंडेड हो, वाटर बॉडी से सराउंडेड हो, तो इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितना भी ये कॉन्टिनेंट है पूरा ही वाटर बॉडी से सराउंडेड है, और ये पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका, कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये काफ़ी साइज में ये भी बड़ा है और पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में है ये भी। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, तो जो हमारा साउथ पोल है इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में आता है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। ऑफकोर्स ये आइस से कवर रहता है, हमने पढ़ा था जितने भी नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है लो होता है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, कोल्डेस्ट रीजन होता है। तो इसी वजह से साउथ पोलर रीजन में क्योंकि ये है तो वहाँ पे हर समय जो है आइस शीट रहती है, यानी कि हर समय आइस से रीजन कवर रहता है। इट इज़ परमानेंटली कवर विथ थिक आइस शीट्स। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। परमानेंट ह्यूमन यहाँ पे क्योंकि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका. इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशंस देयर. दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री.
तो फ्रेंड्स रिसर्च सेंटर्स क्या है अंटार्कटिका में, क्योंकि नॉर्मली वैसे तो लोग नहीं रह सकते, लेकिन जहाँ पे भी लोग रहते हैं अंटार्कटिका में वहाँ पे क्या कहलाते हैं वो रिसर्च स्टेशंस। तो एज सच अंटार्कटिका में लगभग 70 रिसर्च स्टेशंस हैं हर कंट्री से। इसी तरह से इंडिया के भी मैत्री, दक्षिण गंगोत्री ये रिसर्च स्टेशंस हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। कोर्स वहाँ पे हम नॉर्मली वैसे लीव नहीं करते, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए वहाँ पे लोग रहते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट से वहाँ पे इस तरह से अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर्स हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।